शर्मा। 10 के दम में आज सबसे पहले बात करेंगे उस इतिहास की जो 2 दिन बाद पीएम मोदी यूएनएससी में रचने वाले हैं। साथ में बात करेंगे अफगान तालिबान युद्ध की, जहां अफगान सेना तालिबानियों के लिए काल बन चुकी है। बात होगी यूपी की सियासत की, जहां राम के नाम पर विपक्ष बौखला गया है। साथ में हम आपको बताएंगे आजम के अतिक्रमण के खिलाफ योगी क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज का कू का सवाल है कि क्या ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने देश में खेलों को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है? तो अभी जाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। शो के आखिर में हम आपको उसका जवाब बताएंगे। तो सबसे पहले बात 9 अगस्त की करते हैं। पहली बार संयुक्त राष्ट्र शांति परिषद की अध्यक्षता कोई भारतीय प्रधानमंत्री करेंगे। 9 अगस्त को जब पीएम मोदी बोलेंगे तो पूरी दुनिया सुनेगी और दुनिया भर में आतंक के बीज बोने वालों के लिए यह खबर बुरे सपने के सच होने जैसी है। प्रधानमंत्री मोदी रचने जा रहे हैं इतिहास। अब दुनिया देखेगी भारत का जलवा। मोदी बढ़ाएंगे भारत का मान। विश्व गुरु बनने के सपने को साकार करने के लिए हिंदुस्तान आगे बढ़ चला है। अब वो दिन दूर नहीं जब मोदी बोलेंगे और दुनिया की महाशक्तियां कान लगाकर सुनेंगी। मोदी की बात ध्यान से सुनने वालों में चीन भी शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को यूएनएससी की अध्यक्षता करेंगे। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। यानी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के ठीक 6 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जो करने जा रहे हैं, आजादी के बाद से अब तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। दरअसल भारत को 1 अगस्त से 1 महीने के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। इस दौरान सुरक्षा परिषद में होने वाली सभी बैठकों की अध्यक्षता भारत करेगा। 9 अगस्त को होने वाली बैठक प्रधानमंत्री मोदी समुद्री सुरक्षा पर संवाद करेंगे। जाहिर है इस बैठक के दौरान दक्षिण चीन सागर की भी चर्चा होगी, जो इन दिनों चीन और बाकी दुनिया के लिए विवाद का केंद्र बना हुआ है। जिस समय मोदी समुद्री सुरक्षा को लेकर संवाद कर रहे होंगे, उस बैठक में चीन भी मौजूद होगा, जो भारत के बढ़ते हुए कद का एहसास करेगा। यूएनएससी में मिली अध्यक्षता न सिर्फ भारत को मजबूत बनाएगी, बल्कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे को भी मजबूती मिलेगी। और अब बात करते हैं यूपी की सियासत की, जहां जय श्री राम के नारे ने एक बार फिर से सियासी संग्राम मचा दिया है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जय श्री राम का नारा दिया, वहीं विपक्ष किस तरीके से हंगामा मचाने लगा, देखिए डीएनए की लड़ाई पर यह खास रिपोर्ट। श्री राम को पूर्वज मानने से परेशानी क्यों? जय जय श्री राम। यूपी की राजनीति में डीएनए की एंट्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि श्री राम सबके डीएनए में हैं और जो जय श्री राम नहीं बोलते उनके डीएनए पर शक होता है। मुख्यमंत्री योगी के इस बयान पर सबसे ज्यादा आपत्ति हुई अखिलेश यादव को। अखिलेश ने कहा कि योगी धर्म की बात करते हैं, लेकिन डीएनए का मतलब नहीं जानते। डीएनए को लेकर के मैंने सुना है, जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, इसलिए लैपटॉप नहीं बांटा। आज एक नई चीज उन्होंने जानी है, किस बायोलॉजिस्ट से मिले, किस डॉक्टर से मिले, मुझे नहीं पता है। शायद वो डीएनए भी नहीं जानते होंगे, आखिरकार डीएनए क्या है, और डीएनए का फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि वो जहां कहीं भी हों, आप अपना कैमरा लगा दीजिए और उनसे पूछिए डीएनए क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक कार्यक्रम में कहा था, मुझे नहीं लगता कि यूपी या देश में किसी व्यक्ति को जय श्री राम बोलने से दिक्कत होनी चाहिए। श्री राम तो हमारे पूर्वज थे और हमें इस पर गर्व होना चाहिए, और जो लोग ऐसा नहीं मानते, मुझे उनके डीएनए पर थोड़ा संदेह है। मुख्यमंत्री के इसी बयान पर तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश को इस बयान में विभाजन नजर आया और उन्होंने योगी से डीएनए का मतलब पूछा। इसके जवाब में बीजेपी ने पूछा कि अखिलेश कुंभ अयोध्या से दूर क्यों रहते हैं। क्यों वो प्रोफेसर हैं क्या, जो स्टूडेंट हैं उनके क्या मतलब, उनके बारे में जो बोला गया, जिनके बारे में वह बोला इसलिए गया है कि जो इस धरती पर आए हैं, इस भारत की धरती पर हैं,
वह सारे के सारे लोग भारतवासी हैं और अखिलेश जी वकील ना बने ऐसे लोगों के जो न राम को मानने वाले हैं न देश को मानने वाले हैं, सदा जो रामद्रोही का काम किए हैं, जो देश विरोधी शक्तियों को प्रश्रय देने का काम किए हैं, उनके वकील न बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएनए वाला बयान इंडोनेशिया के लोगों को केंद्र बनाकर दिया था। योगी ने कहा था कि इंडोनेशिया के लोग भले ही धर्म बदलकर मुस्लिम हो गए हों, लेकिन वो मानते हैं श्री राम उनके पूर्वज हैं। इसीलिए आज भी मुस्लिम बहुल देश होते हुए भी ज्यादातर आबादी राम भक्त है। लेकिन ये बात मानने से भारत के लोगों को परेशानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक बार फिर से एक्शन मोड में है और इस बार उनके निशाने पर है आजम खान के अवैध निर्माण। आजम के जौहर पर योगी का बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी का गेट टूटने वाला है। यूपी में सरकार की सड़क पर कब्जे का जौहर दिखाने वाले आजम खान के लिए ये एक और बुरी खबर है। आजम की जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रशासन ने नोटिस चिपका दिया है। प्रशासन ने आजम खान से सरकारी जमीन को कब्जाने को लेकर जवाब मांगा है। कोर्ट के आदेश के बाद गिराया जा रहा है। न्यायपालिका में स्पष्ट हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि किस तरह से आजम खान ने सत्ता का दुरुपयोग करके गरीबों की, विधवाओं की और सरकारी जमीनों को कब्जा करने का काम किया। आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी से कब्जा हटाने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। अवैध कब्जे के खिलाफ आजम खान से 1 करोड़ 63 लाख का जुर्माना मांगा गया है। आजम को मई 2016 से लेकर कब्जा हटने तक हर महीने 4,55,000 रुपए किराया चुकाने के लिए कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी का गेट 42,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से बना है। इस मामले में कोर्ट ने ये माना है कि जौहर यूनिवर्सिटी का गेट पीडब्ल्यूडी की 13 करोड़ की लागत वाली जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। इस मामले में एसडीएम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने का आदेश दिया था। इसके अलावा सीतापुर की जेल में बंद आजम खान को दूसरा बड़ा झटका लगा रामपुर की कोर्ट से। रामपुर की कोर्ट ने शत्रु संपत्ति पर जबरन कब्जा करने के आरोपी आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त करोड़ों रुपयों की शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उस पर अपना गेट लगा दिया। आरोप है कि आजम खान ने करोड़ों की शत्रु संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कब्जा की। आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी इस मामले में आरोपी है। योगी सरकार आने के बाद पूरे अब्दुल्ला परिवार पर यूपी में अलग अलग करीब 11 आपराधिक मामले चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर पीएम मोदी का एक ऐलान कांग्रेस को बहुत परेशान कर रहा है। मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में से राजीव गांधी का नाम हटाकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का नाम लगाने का ऐलान कर दिया है, जिससे अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। देखिए, मेजर को सम्मान, कांग्रेस परेशान। अब खेल से नहीं चलेगा खिलवाड़। हॉकी के जादूगर के नाम खेल रत्न अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने खेल रत्न अवार्ड से पहले राजीव गांधी का नाम क्या हटाया, कांग्रेस को मिर्ची लग गई और हाय तौबा मचाने लगे। खेल रत्न अवार्ड से पहले हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का नाम लगाने पर भी सियासत दिखने लगी। लेकिन मोदी ने साफ कर दिया कि अब पुरानी परंपरा नहीं चलेगी। सम्मान उन्हीं को मिलेगा जो असली हकदार होंगे। खेल अवार्ड अगर खिलाड़ी के नाम नहीं होंगे तो किसके नाम होंगे? बाकी आप सारे अवार्ड बाकी पॉलिटिशियंस के नाम कर सकते हैं, लेकिन खेल रत्न तो खिलाड़ी के नाम ही होना चाहिए। इनफैक्ट जो भारत रत्न जिनको मिलना चाहिए था उनके नाम अब अवार्ड हुए, तो ये मोदी सरकार ही कर सकती है। खिलाड़ियों को मिलने वाले सर्वोच्च पुरस्कार खेल रत्न के मेडल में अब राजीव गांधी नहीं बल्कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का नाम होगा। मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के रत्न ध्यानचंद के सम्मान में ये बड़ा फैसला लिया। इसकी जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी। देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया है
कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आया, देश भर में खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। सरकार के इस फैसले का देश ने खुले दिल से स्वागत किया। सरकार का यह फैसला हर उस खिलाड़ी के लिए गर्व की बात है जो दिल में इंडिया लेकर तिरंगे को शान से फहराने के लिए मैदान में उतरते हैं। ये बात भी सच है कि आज खेल रत्न को परिवारवाद से आजादी मिल गई है, जिस पर खुद राहुल गांधी के पास भी बोलने के लिए शब्द नहीं। राहुल, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया, क्या कहेंगे आप? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया है। आगे और पेंगोंग झील के बाद गोगरा हाइट्स से चीन ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। महीनों के स्टैंड ऑफ के बाद अब चीन को यह समझ आ गया है कि भारतीय सेना की दीवार को भेद पाना चीन के लिए नामुमकिन है। एलएसी पर पीछे हटा ड्रैगन। लद्दाख में चीन की उल्टी पड़ी चाल। अब आया चीन पहाड़ के नीचे। कई महीनों के स्टैंड ऑफ के बाद आखिरकार चीन ने लद्दाख में अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। एलएसी पर गोगरा हाइट्स से चीन की सेना पीछे हट गई है, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी अपने सैनिक वापस बुला लिए। चीन के इस कदम के बाद उम्मीद की जा रही है कि एलएसी पर लंबे समय से चल रहे तनाव में कमी आएगी। 12वें दौर की बैठक में पीछे हटने पर बनी थी सहमति। मोल्डो बातचीत में सहमत हुए थे दोनों देश। पेट्रोल पॉइंट 17A से सैनिकों को हटाने पर सहमति बनी। 4 से 5 अगस्त को चीन की सेना गोगरा हाइट्स से भी पीछे हट गई। भारत और चीन ने अग्रिम इलाकों में बनाए गए सभी अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच सीमा पर यह गतिरोध पिछले साल मई में पेंगोंग झील इलाके में संघर्ष शुरू हुआ था, जिसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए एलएसी में भारी तैनाती की थी। महीनों तक सीमाओं पर स्टैंड ऑफ के बाद आखिरकार चीन समझ गया कि भारतीय सेना के सामने उसकी कोई भी चाल सफल नहीं होने वाली। मौसम कैसा भी हो, मैदान कोई भी हो, भारतीय सेना के बुलंद हौसलों के सामने चीन की हर चालाकी धरी की धरी रह गई। यही कारण था कि आखिरकार ड्रैगन ने अपने बिल में वापस जाने में ही भलाई समझी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।